हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनामिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हीट इंटरेक्शन फॉर वेरियस प्रोसेस के लिए कैसे कैलकुलेट करनी है। हमने एक लेक्चर में देखा था कि अगर वर्क इंटरेक्शन फॉर वेरियस प्रोसेस अगर मुझे निकालना है, मीन्स सारी प्रोसेस के लिए वर्क इंटरेक्शन निकालना सीख चुके हैं। अब हम निकालना सीखेंगे हीट इंटरेक्शन। किसी भी प्रोसेस की बात करता है कि उसका हीट इंटरेक्शन क्या होगा, जैसे आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये पांचों प्रोसेस के लिए हम हीट इंटरेक्शन निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे एक होता है PMM1, नाम सुना होगा सबने। ये क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं। उसके बाद एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे। हीट ट्रांसफ़र में एंटर करने से पहले, हीट इंटरेक्शन में एंटर करने से पहले हम एंथैल्पी के बारे में देखेंगे, फिर PMM1 के बारे में देखेंगे। ये तो था आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरा, जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं, सबसे पहले जाके प्लेलिस्ट से लेक्चर 1 से स्टार्ट करें देखना थर्मोडायनामिक्स, फिर देखो मज़ा आता है कि नहीं आता। बहुत मज़ा आएगा, 100% मज़ा आने वाला है। देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, साथ ही साथ खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, दूसरों पर डिपेंड मत हो। क्लियर है? मैं तो यही बोलूँगा सबसे, ताकि इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो साथ ही साथ रिवीजन होता है, आप लिख लिख के चीज़ों को पढ़ते हो। दूसरा, लॉन्ग कुछ समय बाद जब एग्ज़ाम आ जाएगा, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, तब आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन आप अपने नोट्स से बेहतर किसी के नोट्स से नहीं कर सकते हो। क्लियर है ना? तो ये फ़ायदे हैं। रही बात जिन लोगों के नए जुड़ने की, तो वो जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल में, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप भी इसी तरह औरों की तरह मज़े लेके पढ़ाई करते रहो, बहुत अच्छे। और रही बात कि सर इम्प्लीमेंट करने की चीज़ों को, मैंने 2-3-4-5 दिन से कंपेन चला रखा है। एक कंपेन, उसमें अभी तक 3-4 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन आया, वो कंट्रीब्यूशन आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग समझेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा हेल्प करेंगे। अपने लिए ही हेल्प करनी, किसी और के लिए नहीं करनी। अब मैं 2-4 दिन बाद कहना भी बंद कर दूंगा, कंट्रीब्यूशन आएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो मैं समझ लूँगा कि लोग खुद ही नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो क्या किया जाए। क्लियर है ना? जो लोग पढ़ना चाहते हैं फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसी तरह से हम चलते रहेंगे। थोड़ा डिले हो जाएगा सिलेबस, और कुछ नहीं है। मैं चाहता था कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देते तो चीज़ें बहुत अच्छे से स्मूथली चलती, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो पाएगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होगी तो कंसेप्ट को समझने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी बाद में। क्लियर है ना? इसीलिए साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो तो बहुत बेहतर है। मैंने सॉम पढ़ा दिया है ऑलमोस्ट 60%, बट मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है बहुत कुछ इनकम्प्लीट बचा हुआ है, अगर क्वेश्चन नहीं हुए तो। क्लियर है ना? तो लोग समझेंगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा। छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी अगर सब लोग करते हैं, जैसे कि अगर 100 लोग अगर मेरा लेक्चर देखते हैं, मान के चलो 100 लोग वीडियो देखते हैं, उसमें से अगर 60-70 लोग भी कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, तो ये मान के चलो हम जो भी चीज़ें मैनेज करने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी आराम से। कुछ मैं भी लगाऊंगा उसमें, अपने आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, कुछ मेरा होगा, उससे हम चीज़ों क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं PMM1 के बारे में। पहले तो PMM1 क्या होता है इधर देख लेते हैं। PMM1 हम बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन MACHINE मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। और ये क्या होती है, इम्पॉसिबल मशीन है, इसीलिए इसको बोला है परपेचुअल। लो ये क्या है, इम्पॉसिबल। पहले ही लिख दिया हमने क्या, इम्पॉसिबल। क्यों है वो भी बताते हैं, इधर दिखते रहना। परपेचुअल का मतलब होता है, अगर मैं परपेचुअल की बात करता हूँ, कॉन्टिन्यूस चलने वाला जो हो, कॉन्टिन्यूस जो आउटपुट हमें देता रहे। क्या इतना क्लियर है? कि या फिर कॉन्टिन्यूस बोले, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं नेवर एंड, जिसका कभी ख़त्म नहीं होता, मीन्स और हम बोल सकते हैं नेवर एंडिंग। बहुत बढ़िया, शानदार कॉन्सेप्ट, नेवर एंडिंग, जो कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो क्या कहता है, पहले हम लिख लेते हैं। तो ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कॉन्सिक्वेंस हमने देखे थे, 3 कॉन्सिक्वेंस देखे थे। इसको भी कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हैं। क्या है ये, कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ही है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से निकल के आता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देखते रहना क्या है ये। कि अगर मैं बात करता हूँ PMM1 की, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
देयर इज नो मशीन, देयर इज नो मशीन which can continuously डेवलप वर्क, या फिर प्रोड्यूस कर दो, डेवलप और प्रोड्यूस वर्क विदाउट टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, और ये क्या है, SOURCE, सोर्स, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल, इसको बोलते हैं, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब वैसे तो लैंग्वेज से सबको समझ आ गया होगा कि ये कहना चाहता है कि अगर कोई मशीन है वो हमें वर्क देती रहे, ले कुछ ना, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि कोई मशीन रखी है वो वर्क प्रोड्यूस करती रहे, उसमें कुछ भी एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे, वर्क दे ही रही है अपने आप? तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमने बोल दिया था। क्यों? हमने एक हीट इंजन बनाया था, साइक्लिक डिवाइस बनाई थी, तो उसमें कुछ ना कुछ हीट सप्लाई कर रहे थे, तो कुछ हमें वर्क मिल रहा था, कुछ रिजेक्ट हो रही थी, यही हो रहा था ना, यही हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये PMM1 ये बोलता है कि ये क्या है, इम्पॉसिबल है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये कॉन्सिक्वेंस है क्या, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फोर्थ कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हैं इसको। कौन सा कॉन्सिक्वेंस है? फोर्थ। 4 कॉन्सिक्वेंस देखे थे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला क्या था कि हीट इज अ पाथ फंक्शन, दूसरा इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, तीसरा कि एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, चौथा PMM1। क्या इतना क्लियर है? 3 कॉन्सिक्वेंस हमने लास्ट क्लास में देखे थे, चौथा ये है। अब मैं बात करूँगा एंथैल्पी की, इधर आ जाओ। अब हम बात करने वाले एंथैल्पी की, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है जो यूज होता है। अब हम बात करने वाले एंथैल्पी, इधर देखते रहना। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी बहुत शानदार कंसेप्ट, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल H से। बहुत बढ़िया। हुआ क्या कि एक स्टीम टरबाइन था, स्टीम टरबाइन की जब एनालिसिस करने गए, कौन करने गए? एक मॉयलर साहब साइंटिस्ट का नाम है। तो मॉयलर साहब ने स्टीम टरबाइन की जब एनालिसिस की, तो जब कैलकुलेशन करने जा रहे थे तब क्या मिल रहा था, बार बार एक टर्म रिपीट हो रहा था, बार बार हर एक कैलकुलेशन में एक टर्म बार बार आ रहा था। वो टर्म क्या था? इधर देखते रहना। टर्म U प्लस PV रिपीटेड again and again in the analysis of steam turbine by Moeller, and the term is known as, and the term is, term कौन सा टर्म? U प्लस PV इज नेम्ड एज, इसी को नाम रख दिया क्या? एंथैल्पी। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। इज नेम्ड एज क्या है? एंथैल्पी, पहली चीज। और इसी को हम लिख देते हैं H इक्वल टू क्या होता है? U प्लस PV। इसमें ये क्या क्या है वो देख लेते हैं। U तो अंदाज बता देगा, इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी जो हमने बोली थी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थी, जो इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी, ठीक है। P क्या है? प्रेशर, सब जानते हैं प्रेशर। यूनिट भी लिख देता हूँ, क्या होगी? किलो पास्कल। वॉल्यूम, V क्या है? वॉल्यूम, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। और ये इंटरनल एनर्जी, इसकी यूनिट होगी किलो जूल। क्यों? किलो में बात चल रही है, तो एंथैल्पी की यूनिट भी क्या आ गई? किलो जूल आ गई। देख लेते हैं लोग। अगर मैं एंथैल्पी की यूनिट देखना चाहता हूँ, यूनिट ऑफ एंथैल्पी, इधर देख लो। एंथैल्पी बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, तो हम तुरंत बोल देंगे यूनिट क्या होगी? किलो जूल होगी। पहले तो हमें ये पता चलेगा कैसे, इधर देखना। H इक्वल टू हमने लिखा U प्लस PV। U की यूनिट अंदाज बता दें, किलो जूल है। प्रेशर की किलो पास्कल, बहुत बढ़िया, प्रेशर किलो पास्कल। और ये मीटर क्यूब, बहुत शानदार। किलो पास्कल को हम लिख देते हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लो, मैं अगर इसको रिप्लेस करूँगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से इनटू मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर से मीटर इस क्यूब को उड़ा दो, क्या बचा? किलो न्यूटन मीटर। और यहाँ से किलो न्यूटन मीटर को बोलते हैं किलो जूल। तो सारी यूनिट किलो जूल में आ रही है, इसलिए यूनिट ऑफ एंथैल्पी क्या हो गई? किलो जूल हो गई। बहुत अच्छे। तो बोला क्यों गया इसको एंथैल्पी, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? एंथैल्पी इज नथिंग बट
टोटल हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मास, किसी भी मास में जो ट्रेवल कर रहा होगा उसमें जो टोटल हीट एनर्जी होगी या फिर टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, एक्सेप्ट इसकी मैक्रोस्कोपिक एनर्जी को छोड़ के। अब मैक्रोस्कोपिक क्या होती है कि सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बहुत अच्छे, तो हम तुरंत बोल देंगे कि ये रिप्रेजेंट करता है टोटल हीट एनर्जी को। क्या रिप्रेजेंट करता है? एंथैल्पी रिप्रेजेंट टोटल हीट एनर्जी। हमारे डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, एग्जाम के डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि H = U + PV के इंटरमोलिकुलर एनर्जी बता दो इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोल रहे हैं। अब आता है बात, ये क्या है? एंथैल्पी। अब बात आती है स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होगी? स्पेसिफिक एंथैल्पी। बहुत अच्छे, तो हम तुरंत बोल देंगे एंथैल्पी पर यूनिट मास स्पेसिफिक एंथैल्पी कहलाती है, एंथैल्पी पर यूनिट मास। और इसको इंडिकेट करेंगे छोटा h से। बहुत बढ़िया, छोटा h = सब में पर यूनिट मास कर दूंगा, ये भी छोटा u हो जाएगा। बहुत बढ़िया, प्लस प्रेशर तो चल रहा है, वॉल्यूम पर यूनिट मास स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, तो ये हो जाती है हमारी स्पेसिफिक एंथैल्पी। छोटा मीन्स क्या? इंटरनल एनर्जी पर यूनिट केजी। ये क्या है? इंटरमोलिकुलर एनर्जी पर यूनिट केजी। स्पेसिफिक वॉल्यूम भी क्या है? पर यूनिट केजी। तो हम बोल देंगे इसकी जो यूनिट होगी किलोजूल पर केजी की बात चल रही है, तो ये आ जाएगी इसकी यूनिट। क्या इतना क्लियर है? हमने देख लिया एंथैल्पी क्या है, PMM1 क्या है। बहुत अच्छे, अब हम देखने वाले हैं कि हीट इंट्रैक्शन बता दो फॉर वेरियस प्रोसेसेस क्या होता है। मीन्स हीट ट्रांसफर अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए निकालना चाहता हूँ क्या होगा, हीट ट्रांसफर अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए निकालना चाहता हूँ क्या होगा, हीट ट्रांसफर मैं एडियाबैटिक के लिए निकालना चाहता हूँ क्या होगा, आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, वो देखने वाले। इधर देखना, क्या मैं मिटा दूँ इसको? बिल्कुल मिटा दूँ सर, कोई दिक्कत नहीं, लो मिटा दिया। अब हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर फॉर वेरियस प्रोसेसेस। बहुत शानदार कंसेप्ट है, देखते रहो। न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, और न्यूमेरिकल तो मैं तब करा पाऊंगा अच्छे से जब आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो ताकि मैं एक ही दिन में जाके सारी चीज़ों क्या कर दूं, अरेंज कर दूं। इधर देखना, इधर देखते रहो कि हम बात कर रहे हैं क्या? हीट इंट्रैक्शन फॉर वेरियस प्रोसेसेस। हीट इंट्रैक्शन फॉर वेरियस प्रोसेसेस, इधर देखते रहना। सबसे पहले मैं प्रोसेस की बात करूंगा। सबसे पहली प्रोसेस जिसे बोल रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, कोई सी प्रोसेस ले लो, इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। आइसोबारिक से पहले आइसोकोरिक ले लेते हैं क्योंकि यूज होंगे आइसोकोरिक के टर्म्स। लो आइसोकोरिक प्रोसेस ले लेते हैं। पहली प्रोसेस क्या ले लो? आइसोकोरिक। क्या होती है? कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, सब जानते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने नहीं पता है वो लेक्चर जाके प्रीवियस लेक्चर देखें, उन्हें पता चल जाए कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कैसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम तुरंत बोल देंगे वॉल्यूम क्या होगा सर? कांस्टेंट होगा। इतना सबको क्लियर हो गया होगा? मजा आ रहा है? बहुत अच्छे, देखते रहो। वॉल्यूम क्या सर? कांस्टेंट है? बिल्कुल है, कोई बात नहीं। हम लिखना चाहते हैं, प्रोसेस की बात हो रही है तो प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? फॉर प्रोसेस, देखते रहे ना, फॉर प्रोसेस डेल Q = क्या मैं DU प्लस क्या लिख दूँ? PdV। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर मैंने ये लिखा है तो यहाँ पे याद रख लेना, ये अजम्पशन मान के चल रहे हैं। सब अजम्पशन क्या चल रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। जब तक काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात ना करे तब तक उन्हें नेग्लेक्टेड मानेंगे। बहुत बढ़िया, ये बात चल रही क्लोज सिस्टम की। बहुत शानदार, क्लोज सिस्टम, तभी हमने PdV वर्क लिख दिया है। और ये प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस होगी? रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, क्योंकि PdV किसके लिए लिखते हैं? रिवर्सिबल के लिए लिखते हैं, या फिर क्वासी स्टैटिक। रिवर्सिबल प्रोसेस, ये अजम्पशन थे, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम बात करें सर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो मैं लिख दूंगा DV क्या है? 0 है। ये तो तबाह हो गए भाई साहब। DV अगर 0 होगा तो ये तो गुजर गए ये क्या हो गए? गुजर गए। बहुत अच्छे, मैं तुरंत बोल दूंगा कि हीट ट्रांसफर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट किसके बराबर होगा? चेंज इन इंटरमोलिकुलर एनर्जी के ही बराबर होगा सर, और कुछ नहीं। बहुत शानदार कंसेप्ट। क्या इतना क्लियर सबको कि अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हीट ट्रांसफर निकालना चाहता हूं तो वो क्या होगा? चेंज इन इंटरनल, जो हमारी इंटरमोलिकुलर एनर्जी है उसी के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, हम ये भी जानते हैं, वी नो हीट इंटरेक्शन जब हमने पढ़ा था कि मैं अगर इंटरनल एनर्जी लिखना चाहता हूँ किसके लिए? फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट के लिए, क्या मैं लिख सकता हूँ? ये जो होता है मास इंटू CV इंटू क्या होता है? डेल्टा T होता है। देखा था,
सबने देखा था, बहुत अच्छे। इसका मतलब ये क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्या मैं बोल सकता हूँ कि हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मीन्स इक्वल टू इसके है इंटरनल एनर्जी के, चेंज इन इंटरमोलिकुलर एनर्जी के। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल मॉलिकुलर एनर्जी भी लिखना चाहता हूँ, हैंस मैं ये भी बोल सकता हूँ, हैंस डी यू जो होगा चेंज इन इंटरमोलिकुलर एनर्जी, वो किसके बराबर हो जाएगी, एम इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। बहुत बढ़िया। अब जूल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया फ्रॉम जूल्स लॉ, जूल बाबा ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जूल्स लॉ। उन्होंने क्या बोला एक्सपेरिमेंट करके कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर किसी को देखना है तो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। मास और सीवी क्या है, किसी भी गैस का कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहता है। क्लियर, एक गैस हमने सेलेक्ट कर ली तो उसका सीवी क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। मास भी क्या है, वो डिफाइन है। इसका मतलब कि इंटरनल एनर्जी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगी, घटेगी। स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ क्या होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। क्या इतना क्लियर है? तो अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे हीट ट्रांसफर फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए लिखना हो तो मैं एम सी बी डेल्टा टी तो हम जानते ही हैं, पहले से ही जानते हैं। अगर मुझे इंटरनल एनर्जी लिखनी हो, और ये किसके लिए था, ये सिर्फ तब था फॉर आइडियल गैस। जब आइडियल गैस की बात करेंगे तभी होगा, आइडियल गैस के केस में चल रहा है सब कुछ। क्लियर है ना? तो अब मैं ये जो रिलेशन है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू एम सी बी डेल्टा टी, किसके लिए, अगर इफ़ वॉल्यूम क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो यहाँ से आ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, सब्सटेंस चाहे कोई भी हो, इफ़ वॉल्यूम कांस्टेंट एनी सब्सटेंस, कोई सा भी सब्सटेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छे। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं इस रिजल्ट को, इफ़ आइडियल गैस एंड एनी प्रोसेस, मतलब कहने का ये हुआ चाहे कोई सी प्रोसेस हो और आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ तब भी हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, एम सी बी डेल्टा टी लिख देंगे। चाहे कोई सी भी प्रोसेस हो, अगर मुझको चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखना है, उसने बोल दिया आइडियल गैस है, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूँ, चाहे कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, किसी की भी बात कर रहा हूँ, हम एम सी बी डेल्टा टी डायरेक्टली रिजल्ट लिख देंगे। बहुत बढ़िया। अगर वो बोलता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रोसेस की बात कर रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट, चाहे सब्सटेंस कोई सा भी हो दुनिया जहाँ का, यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं एमसीबी डेल्टा टी। क्या इतना क्लियर सबको? तो हमने यहाँ से हमने निकाल दिया हीट ट्रांसफर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम का, जो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी के बराबर होगा, जो एमसीबी डेल्टा टी के बराबर निकल के आई है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बात करूँगा किसकी, इधर देखते रहना। अब मैं बात करने वाला हूँ कि सर आइसो हमें तो बारीक प्रोसेस के लिए निकालना है हीट ट्रांसफर। बहुत शानदार कंसेप्ट, इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। प्रोसेस की बात चल रही है, आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस मैं बात करूंगा आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बहुत अच्छे। तो मैं तुरंत लिख दूंगा फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल क्यू इक्वल टू क्या होगा, डी यू प्लस पी डी वी। ये तो हम जानते हैं, इसके एजम्पशन भी सबको पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार बता दिया। ठीक है, हम बोल रहे हैं प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो डी पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मैं इसी को इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूँ, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, एक बार मैंने वी डी पी ऐड कर दिया इस इक्वेशन में, एक बार घटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। एक बार सेम टर्म में ऐड कर रहा हूँ, एक बार घटा रहा हूँ। ठीक है, क्या मैं इन दोनों का इफेक्ट अगर मैं लिखना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ पी वी। बहुत शानदार कंसेप्ट, देखते रहना। क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ पी वी करूँगा तो पी कांस्टेंट, वॉल्यूम का डिफरेंशियल डी वी प्लस वी कांस्टेंट, प्रेशर का डिफरेंशियल डी पी। बहुत अच्छे। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डी पी क्या होगा, जीरो होगा। ये तो तबाह हो गए भाई साहब, बहुत बढ़िया। क्या मैं लिख सकता हूँ इस डेल क्यू को कि डी यू प्लस डी ऑफ पी वी लिख सकते हैं। बहुत अच्छे, लिख सकते हैं। डी को कॉमन निकालूंगा, मैं लिख दूंगा डेल क्यू इक्वल टू क्या, डी ऑफ यू प्लस पी वी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और मैं तुरंत लिखूंगा डेल क्यू। और क्या ये डेल क्यू जो चल रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू किसकी बात चल रही है, कांस्टेंट की बात चल रही है। देखते रहना, यहाँ प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट पे चल रहा है सब कुछ, और डेल क्यू इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट पे। क्या कि सर ये तो u प्लस पी वी तो हम जानते क्या होता है, u प्लस पी वी क्या होता है, एंथैल्पी होता है। अभी हमने देखा था, सिंस एंथैल्पी जो होता है u प्लस
पीवी के बराबर होता है। बहुत अच्छे, तो मैं तुरंत लिख दूंगा ये चेंज इन एंथैल्पी के बराबर आ गया। मैंने बोल दिया कि सर अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं बोलो सर क्या हो गया, देखते रहना। जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात किया था पहले, तब जब हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम निकाले तो वो चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी के बराबर आ रहा था। बहुत अच्छे। लेकिन अगर मैं बात करने गया कांस्टेंट प्रेशर में हीट ट्रांसफर बताओ तो वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर आ गया। ये तो मजा आ गया। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि हम जानते हैं वी नो, हम ये भी जानते हैं वी, क्या जानते हैं, वी नो, बहुत बढ़िया, कि अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट निकालना चाहता हूं, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मास बता दो क्या है, सीपी बता दो क्या है, डेल्टा टी बता दो। बहुत अच्छे। तो मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं, इसको इक्वेशन क्या मान लूं, 2 मान लूं। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, देखते रहना। हमने बोला था फॉर आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, देखते रहना, आइडियल गैस के लिए U इज अ फंक्शन ऑफ क्या है, टेम्परेचर है ओनली। बहुत बढ़िया, ये बताया था अभी जूल्स ने बोला था, फ्रॉम जूल्स लॉ। कैसे बोला था, इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है कि हीट बढ़ाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ती जाती है, तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली क्या होती है, उतनी बढ़ जाती है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ H, ये क्या U कैपिटल है, बहुत बढ़िया। अगर मैं एंथैल्पी की बात करता हूँ H इक्वल टू U प्लस PV होता है। बहुत अच्छे, होता ही नहीं होता। अगर मैं आइडियल गैस की बात करूँगा तो PV इक्वल टू क्या होता है, MRT। वाह, मज़ा आ रहा है। क्या मैं PV की जगह MRT रिप्लेस कर दूँ, लो H इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ U प्लस MRT। बहुत बढ़िया, देखते रहना। क्या U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बहुत अच्छे। क्या ये टर्म भी, ये तो कांस्टेंट हो गए, M और R क्या है, कांस्टेंट। बहुत शानदार। ये क्या है, कांस्टेंट, ये तो क्या कांस्टेंट होते हैं, मास कांस्टेंट, R क्या कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से भी ये जो टर्म आ रहा है MRT पूरा, ये फंक्शन ऑफ क्या, टेम्परेचर। क्या मैं बोल सकता हूँ H इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ क्या है, टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। हाय हाय हाय, फॉर आइडियल गैस H इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस। क्या इतना क्लियर है? हमको एक चीज क्लियर हो गई, एंथैल्पी और इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली होती है फॉर आइडियल गैस। बहुत शानदार कंसेप्ट। क्या मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखते रहे ना आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं रिलेट कर रहा हूँ। अब देखो मिटा रहा हूँ इसको, कंसेप्ट तो खत्म, अब तो इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मैं लिख सकता हूँ, जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो भी mCp डेल्टा टी के बराबर होगा। बिल्कुल होगा सर, मज़ा आ गया। चाहे मैं रेट ये क्या लिखूँ, हीट इंटरेक्शन फॉर कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, और हम जानते हैं हीट इंटरेक्शन फॉर कांस्टेंट प्रेशर mCp डेल्टा टी होता है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, आपस में बराबर कर दो। तो यहाँ से एंथैल्पी का चेंज भी mCp डेल्टा टी के लिए आ गया। कब, इफ किसकी बात कर रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड एनी क्या हो, या फिर ये बोल दो इफ आइसोबारिक प्रोसेस एंड एनी सब्सटेंस, कोई सा भी सब्सटेंस हो, प्रोसेस बता दे बस क्या है, कांस्टेंट है, तब हम लगा देंगे डायरेक्ट एंथैल्पी का चेंज होगा mCp डेल्टा टी। लेकिन वो बोलता है प्रोसेस नहीं बता रहे सर, हम नहीं बता रहे प्रोसेस, हम तो सब्सटेंस बताएंगे। और सब्सटेंस क्या होगा, इफ आइडियल गैस। आय है, अगर ये बोलता है अगर आइडियल गैस है तब भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली है, एंड एनी प्रोसेस, कोई सी भी प्रोसेस हो, और ये बस बोल दे कि आइडियल गैस है तब भी ये रिजल्ट लग जाएगा। या फिर ये बोल दे कि अगर कांस्टेंट प्रेशर है चाहे एनी सब्सटेंस हो तब भी ये रिजल्ट लगेगा। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है, मज़ा आ गया होगा, बिल्कुल मज़ा आ गया, तो मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे, मज़ा लेते रहो। लो क्लियर है। दो प्रोसेस के लिए हमने देख लिया, हीट ट्रांसफर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी के बराबर है, वही mCv डेल्टा टी था। और कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर अगर मैं लिखना चाहता हूँ हीट ट्रांसफर कांस्टेंट प्रेशर, मैं डायरेक्टली चेंज इन एंथैल्पी लिख दूँ H2 - H1 बहुत बढ़िया। या फिर मैं लिख सकता हूँ mCp डेल्टा टी। तो ये यूज होंगे टर्मिनोलॉजी। जब मैं प्रॉपर्टी डायग्राम पढ़ूंगा और पावर प्लांट पढ़ने जाऊंगा तब मैं वहाँ पे हीट एडिशन डायरेक्टली एंथैल्पी का डिफरेंस लिख दूंगा, कोई कंफ्यूज मत हो जाना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे या तो आइडियल गैस यूज हो रही होगी या फिर प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस होगी। बहुत अच्छी, देखते रहो, मज़ा आने वाला है। अब तीसरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और तीसरी प्रोसेस है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक ऐसा क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत शानदार कंसेप्ट, इधर देखते रहना, आइसोथर्मल प्रोसेस। सर तीसरी प्रोसेस की बात हम करने जा रहे हैं, आइसोथर्मल
थर्मल प्रोसेस। और अंदाज बता दें, आइसो का मतलब सिर्फ, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। ऐसी प्रोसेस जिसका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। बहुत बढ़िया। हमने बोला सर हमको चाहिए हीट ट्रांसफर। आहा, तो मैं तुरंत देख दूंगा डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस क्या चल रहा है, पी डी भी चल रहा है, चलने दो। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या, ये डेल डब्ल्यू के बराबर है प्रोसेस के लिए। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला सर इफ़ आइडियल गैस हो, क्या हो, आइडियल गैस। क्यों हो सर, बार बार आप आइडियल गैस की बात क्यों कर रहे हो, हमको तकलीफ हो रही है सर। आप बार बार आइडियल गैस की बात क्यों कर रहे हो। क्या हम कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स से सब्जेक्ट विच डील्स विद द आइडियल गैस। आए है जो फ्लूइड यूज होगा वो आइडियल गैस की तरह यूज करेगा। मीन्स गैसेज जो यूज होंगी हम ज़्यादातर मोस्टली आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो हम जानते हैं आइडियल गैस के लिए यू जो होता है इज अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ क्या होता है, टेम्परेचर ओनली। बहुत बढ़िया, u इज अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। या फिर मैं ये लिख सकता हूँ u जो होगा डी यू आइडियल गैस के लिए क्या होगा, एम सी वी डी टी होगा। बहुत अच्छे, अभी देखा है आइडियल गैस के लिए एम सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला सर प्रोसेस क्या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। बहुत अच्छे, तो डेल्टा टी जी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये तो तबाह हो गए भाई साहब, डी यू क्या हो गया, जीरो हो गया। और अगर ये डी यू जीरो हो गया तो ये गुजर गई कहाँ पे, यहाँ पे गुजर गई। और जैसे ये गुजरे जीरो तो हम तुरंत लिख देंगे ये जो प्रोसेस आ गई, क्या आ गई, डेल क्यू इक्वल टू क्या मैं डेल डब्ल्यू के बराबर लिख सकता हूँ। बहुत शानदार कंसेप्ट, इधर देखते रहना। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हो रही है तो जो नेट हीट ट्रांसफ़र जो होगा हमारा उस प्रोसेस में, हीट ट्रांसफ़र जो होगा मीन्स हीट इंट्रैक्शन जो होगा वही नेट वर्क इंट्रैक्शन के बराबर होगा। उस प्रोसेस का वर्क बता दो, वाह मज़ा आ रहा है। और क्या उस प्रोसेस का वर्क आइसोथर्मल का अंदाज ही बता देगा, पी इनिशियल वी इनिशियल लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। क्या देखा था, बिल्कुल देखा था। मीन्स डेल क्यू इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ये भी लिख रहा था, पी इनिशियल को एम आर टी लॉग ऑफ वी फाइनल लिख लो, वी टू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। बहुत अच्छे। और हमने ये भी देखा था कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। अगर मैं V फाइनल को 2 से रिप्रेजेंट कर दूं V2 से, और V इनिशियल को किससे रिप्रेजेंट कर दूं V1 से, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि V2 अपॉन V1 जो होगा P1 अपॉन P2 होगा। ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, बहुत अच्छे, पिछली क्लासों में ही देखा है, एक दो दिन पहले। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू क्या होगा, नेट वर्क ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, क्या अभी तो नहीं आई, क्यों, अभी हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा नहीं है। क्या हो रहा है कि सर ये बोल रहा है कि हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर आ गया। मतलब जितनी हीट हुई थी उतनी वर्क दे दी हमको, दे दी। हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी। सुनना चीज़ों को, अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, वहाँ मजा आ जाएगा कि हम बोल रहे हैं हीट इज अ क्या है, लो ग्रेड एनर्जी। बहुत बढ़िया। क्या लो ग्रेड एनर्जी से हमें वर्क होता है हाई ग्रेड एनर्जी। मीन्स लो ग्रेड एनर्जी को हमने कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दिया, कुछ भी लॉसेज नहीं हुए, कुछ भी क्या नहीं हुआ, रिजेक्शन नहीं हुआ। ये होता है इम्पॉसिबल, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। और यही बोलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन क्या यहाँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फेल हो गया, क्या नहीं हुआ। लो बट यहाँ पे लिख लेना, बट नॉट वायलेट्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आगे पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, बट यहाँ पे लिख लो ताकि जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ लोगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्यों नहीं हुआ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि हमने ये बोला इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जो है इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क दे रही है, ठीक है। बट ये कैसे दे रही है, ये ऐसे दे रही होगी कि इसका जो इंटरनल एनर्जी हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, डिटीरियोट हो रहा होगा। डिटीरियोट का मतलब क्या है, वो क्वालिटी डिक्रीज हो रही होगी, इसकी इंटरनल क्वालिटी है वो डिक्रीज हो रही है, उसके एक्सपेंस में हमें एक्स्ट्रा वर्क के फॉर्म में एनर्जी मिल जा रही है। बस इतना सा कंसेप्ट है। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मतलब कहने का यहाँ पे हमें ये पता चल गया, नेट जो हीट ट्रांसफर हो रहा था प्रोसेस में उतना ही हमें वर्क मिल गया। उतना वर्क जो मिला है कुछ ना कुछ यहाँ पे जो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी में से कुछ क्वालिटी डिक्रीज होके वर्क में चली जाएगी। बस एट द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनल एनर्जी हमको उतने ही अमाउंट ऑफ वर्क मिल रहा होगा। बट ये सेकंड लॉ का वायलेशन नहीं है, पूछ लेते हैं कई बार। क्लियर है, ये सेकंड लॉ का वायलेशन नहीं है, स्टेटमेंट में ऐसे याद रखना है। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं चौथी प्रोसेस की। लो चौथी प्रोसेस, तीसरी प्रोसेस की हमने बात कर ली, चौथी प्रोसेस की बात करेंगे। चौथी प्रोसेस क्या होती है सब समझ लेते हैं। लो बहुत शानदार प्रोसेस है, देखो सपोर्ट करो चीज़ों को, बहुत मेहनत लगती है। अभी भी क्या पसीने आ रहे हैं, शाम का समय हो रहा है, 6-7 बज रहे हैं आई थिंक, और कूलर पंखे बंद कर रखे हैं। फील हो रहा होगा टॉप फ्लोर है, कितना टेम्परेचर हाई है। कौन सा महीना चल रहा है पता नहीं सर, जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, ठीक है। इस समय कितनी गर्मी होती है फील कर सकते हो। देखो
इसीलिए चीज़ों को सपोर्ट करो, सिर्फ आपके लिए मेहनत की जा रही है और कुछ भी नहीं। क्लियर है? जो लोग वाकई में सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, कम से कम 10-15 लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, उनकी रिक्वेस्ट बेसिस पे मैंने क्लासेज स्टार्ट की हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चाहता तो मैं पैसे भी मांग सकता था, बट नहीं मांगे, क्योंकि ये सिचुएशन को देख के मैंने क्लास स्टार्ट की थी। लग तो ये रहा था 1-2 महीने में क्या होगा, सिचुएशन सब कुछ ठीक हो जाएगी, हम ऐसे 2-2, 3-3 घंटे पढ़ते रहा करेंगे, जहाँ पे हमारा काम चल रहा है वहाँ पे भी चलता रहेगा, यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते रहेंगे, लोगों को हेल्प करते रहेंगे। लॉकडाउन में जो अपनी चीज़ों को नहीं जुटा पा रहे, लॉकडाउन में जो कहीं से कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, क्लियर है ना? बट आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं डीमोटिवेशन सा फील होने लगता है फिर, कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पसीना बहा रहा हूँ इतनी गर्मी में, उसके बाद लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट बस इतना ही करना है, थोड़ा सा तो क्या है, कंट्रीब्यूशन करना है, बस ज़्यादा नहीं करना, एक बार ही करना है, एक बार का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और कुछ नहीं है, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ना आपको कोई फीस देनी है ना कोई चार्ज देना, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते रहो मजे से। क्लियर है? दूसरा ये करना है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं ना, जिस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, मुझे खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, अंदर से मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ अब चलो ठीक है, कुछ हो रहा है। जिस दिन सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं उस दिन भी अच्छा लगता है, किसी दिन तो ऐसा लगता है पता नहीं क्यों मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी मैं आपके लिए क्या है, मेहनत कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं रखी, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे संडे हो, सैटरडे हो, मंडे हो, डेली के आपके लिए क्लासेज आ रही हैं, डेली के लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं। क्लियर है ना? और आने वाले टाइम में मैं लेक्चर्स इंक्रीज करूँगा, डिक्रीज नहीं। क्लियर है ना? बीच में मैथमेटिक्स के लेक्चर रोक दिए थे कुछ, क्योंकि मैं अर्जेंट से 10 दिन के लिए होम टाउन चला गया था, तो 10 दिन के लिए कुछ बहुत अर्जेंट काम पड़ गया था। फिर भी मैंने एक्स्ट्रा में जो लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे थे उसमें मैं आपको कंटिन्यूसली क्या किया, देता रहा लेक्चर आपको कंटिन्यूटी मैंने ब्रेक नहीं होने दी, क्योंकि मैं जानता हूँ कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होती है तो हमारी प्रिपरेशन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। समझ आ रही ना बात? तो इसीलिए मुझे सारी चीज़ें पता है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से स्कोर लाना है, कैसे नोट्स बनाने, कैसे हमको शेड्यूल प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको क्या है सब चीज़ों में क्या कर दूँगा, माहिर कर दूँगा। बस आपकी मेहनत ये है कि आप दिन रात मेहनत करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से रिवीजन करो, ताकि आप रैंक होल्डर बन सको। क्लियर है ना? बाकी कंटेंट जो हमें प्रोवाइड करना है वो चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा, सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, बस थोड़ा सा सपोर्ट करो। 2 ही चीज़ों का सपोर्ट मांगा, एक तो चीज़ों क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, दूसरा एक बार कंट्रीब्यूशन करना है जितना आपसे हो सके। क्लियर है ना? ताकि मैं स्टार्टिंग में क्या कर दूँ, इसको कर दूँ। अभी ये बहुत सब्जेक्ट पढ़ने बाकी हैं, ताकि सब्जेक्ट हमारे सारे स्मूथली चलते रहे। समझ आ रही ना बात? अभी हमें प्रोडक्शन पढ़ना बाकी है, वो सब कुछ प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। याद रखना, प्रोडक्शन में 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो फिगर्स दिखाने होंगे, तो हम फिगर्स दिखाने के लिए मैं कनेक्शन यूज किया करूँगा, नेट के कनेक्शन से डायरेक्ट फिगर दिखा दिया करूँगा। क्लियर है ना? तो सब कुछ क्या चलेगा, टेक्नोलॉजी से चलने वाला आजकल, तो बहुत इजीली हो जाएगी आपकी पढ़ाई। समझ आ रही ना? तो थोड़ा सपोर्ट करो, नहीं तो मैं भी क्या डीमोटिवेशन सा फील होने लगता है कभी कभी। लो चौथा प्रोसेस क्या है हमारा सर, एडियाबैटिक प्रोसेस। बहुत शानदार प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें सर हीट इंट्रैक्शन बता दो। आए हैं ये तो प्रोसेस ही हमने डिफाइन किया था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी हीट इंट्रैक्शन नहीं होता। तो इसमें हीट इंट्रैक्शन हुआ क्या, तो सिंपल बोल देते हैं कि इसमें डेल क्यू क्या होगा, 0 होगा। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं कि हीट इंट्रैक्शन इन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। और ये हमने ऐसे ही डिफाइन किया था कि ऐसी प्रोसेस जिसका हीट इंट्रैक्शन क्या हो, 0 हो, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही हो, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही हो, मीन्स ये कहलाती है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत आसान था, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहता हूँ डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस क्या होगा, डेल डब्ल्यू होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं डेल यू की जो वैल्यू, डेल यू नहीं है, डी यू चल रहा है। ये क्या चल रहा है, डी यू। कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के डेल डब्ल्यू टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से ये निकल के आ जाता है, कभी पूछ लेता है तो इसको हम कर सकते हैं। बहुत अच्छे। अब लास्ट प्रोसेस आती है जिसे बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बहुत ही शानदार प्रोसेस है, इधर देखते रहना। कौन सी प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखते रहो, इसका हीट इंट्रैक्शन पूछता है। इसमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट इंट्रैक्शन भी होता है, वर्क इंट्रैक्शन भी होता है। इधर देखते हैं कैसे। कि क्या मैं बोल सकता हूँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की, अगर मैं बात कर रहा हूँ, 5th प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो हम जानते हैं फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल क्यू इक्वल टू क्या है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। बहुत अच्छा, ये डेल है। क्लियर है? ठीक है। और ये डेल डब्ल्यू था। गर्मी में दिमाग काम नहीं कर रहा, इधर देखते रहो। बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं आज, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी क्या चलेगा क्लास। इधर देखते रहो कि सर डेल क्यू इक्वल टू क्या है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। बहुत बढ़िया। कि क्या ये डेल डब्ल्यू जो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए होगा। ये जो डेल डब्ल्यू किसके लिए, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखते रहना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बहुत अच्छे, शानदार कंसेप्ट।
हम जानते हैं फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए डेल डब्ल्यू की वैल्यू अंदाज बता देगा। कोई बताए क्या थी सर? P1 V1 माइनस के P2 V2 अपॉन n-1। जिसने लेक्चर नहीं देखा उससे रिक्वेस्ट करूंगा देख ले, ये हमने प्रूफ भी किया है कहाँ से आ रहा है, क्लियर है ना। अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये दे रखी है, तो बहुत अच्छे। अगर मैं बात करता हूँ इफ़ आइडियल गैस, किसकी बात हो रही है? इफ़ आइडियल गैस, देखते रहे ना, आइडियल गैस क्या मैं लिख सकता हूँ जो डी यू होगा वो किसके बराबर होगा? mCV dt के बराबर होगा। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ mCV डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1 लिख दूँ, बहुत अच्छे। देखते रहना, क्या मैं इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस करूँ तो डेल क्यू आ जाएगा हमारे पास। डेल क्यू इक्वल टू क्या मैं लिख दूँ? mCV T2 माइनस T1, बहुत अच्छे, प्लस P1 V1 माइनस के P2 V2 अपॉन n-1, बहुत अच्छे। इधर देखना, आइडियल गैस से हम जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस क्या जानते हैं हम सर कि P1 V1 अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं mRT1 होगा, बहुत अच्छे। और P2 V2 लिखना चाहता हूं तो क्या होगा? mRT2 होगा, mRT2, बहुत बढ़िया। और इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, कर लो P1 V1 की जगह लिख रहे हैं तो क्या मैं लिख दूँ? डेल क्यू जो होगा ये क्या होगा? mCV T2 माइनस T1, बहुत शानदार, प्लस क्या मैं लिख दूँ? mR बाहर आ जाएगा, दोनों की mR T1 रखेंगे तो mR बाहर आ गया, क्या मैं लिख दूँ? T1 माइनस T2 डिवाइड बाई n-1। क्या इतना क्लियर है? बहुत अच्छे। इस CV को रिप्लेस करेंगे, शानदार कंसेप्ट है, देखते रहे ना। CV को रिप्लेस करने वाले हम, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है कि सर मुझको तो ये बता दो, समझ नहीं आ रहा कुछ, इस CV को R के टर्म्स में रिप्लेस करना है, फिर mR और T1 माइनस T2 कॉमन निकालना है, बहुत बढ़िया। इधर देखना कैसे करेंगे रिप्लेस। हमने एक इक्वेशन लिखी थी CP माइनस CV इक्वल टू क्या होती है? R होती है, और इसको बोला था ये मेयर्स इक्वेशन है। कहाँ से आती है अब प्रूव करेंगे, इधर देखते रहना, ये कहाँ से आती है अब प्रूव करेंगे, क्योंकि हमने एंथैल्पी पढ़ लिया है। मेयर्स इक्वेशन कहाँ से आ रही है, इधर देखते रहना। हमने बोला था एंथैल्पी जो होता है DH, मैं बोल रहा हूँ एंथैल्पी H इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूँ? U प्लस क्या है? PV, बहुत शानदार है कि नहीं? ठीक है। अगर मैं पूरी इक्वेशन में डिफरेंशिएशन लगा दूं तो मैं बोल सकता हूँ DH इज इक्वल टू क्या मैं DU प्लस प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं लिख सकता हूँ? PdV, बहुत बढ़िया। क्या इतना क्लियर सब? तो अगर मैं इसको मैं डिफरेंशिएशन किया तो क्या हम लिख सकते हैं कि DH क्या होता है? mCP dt, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और अगर DU लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ mCV dt, बहुत बढ़िया। PdV लिखना चाहता हूँ, PdV क्या है? अगर PV का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, P जैसे मान के चलो PV इक्वल टू क्या था? mRT था, बहुत अच्छे। और अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट पे अगर मैंने बोला P इंटू DV इक्वल टू क्या मैं mRdt लिख सकता हूँ, बहुत शानदार। देखते रहना, क्या मैं mRdt लिख दूँ यहाँ पे? mRdt, बहुत अच्छे। M से M को चीर दो, बहुत शानदार। dt से dt चीर दो, बहुत बढ़िया। और क्या चीर दो? ये M तो चिर रहा है, क्या मैं लिख सकता हूँ? CP इक्वल टू क्या आ रहा है? CV प्लस R आ रहा है, बहुत शानदार। क्या मैं CP माइनस CV इक्वल टू R लिख सकता हूँ? यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया, ये इक्वेशन होगी CP माइनस CV इक्वल टू R। और एक हम जानते थे गामा इक्वल टू CP अपॉन CV होता है, बहुत अच्छा। तो गामा क्या है? एडियाबैटिक इंडेक्स, हम जानते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू 1.4 होती है, ये सबको पता है। और क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ CP की वैल्यू गामा टाइम्स CV आ जाएगी, बहुत अच्छे। देखते रहे ना, CP की वैल्यू क्या आ गई? गामा टाइम्स CV आ गई। इसको मैं इसमें रखूँगा तो मैं लिख सकता हूँ गामा टाइम्स CV माइनस के CV इक्वल टू R। और यहाँ से CV की वैल्यू निकालनी है मुझे, गामा माइनस 1 कॉमन निकाल लिया इक्वल टू R। क्या मैं CV इक्वल टू लिख सकता हूँ R अपॉन गामा माइनस 1, बहुत अच्छे। इसको यूज करना है डायरेक्टली। CV की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R लिखनी है तो R अपॉन गामा माइनस 1 होती है, और CP की वैल्यू लिखनी है तो CV यहाँ पे लिख दो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि CP जो होगा वो क्या हो जाएगा? R गामा R अपॉन गामा माइनस 1, बहुत अच्छे। इसको यहाँ पुट कर दो, गामा टाइम्स हो जाएगा R गामा अपॉन, बहुत बढ़िया। अब इस CV को हम यहाँ पुट करेंगे। क्या इतना क्लियर है? ये सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसको हम मिटा दूँ क्योंकि हमको ये क्या है? हीट ट्रांसफर निकालना है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। लोग मिटा दो सर, मिटा दो, ये सब कुछ समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको भी मिटा दो क्योंकि ये भी हमने क्या है यहाँ पे यूज कर लिया है। अब जो इक्वेशन हमारी चल रही थी वो इक्वेशन क्या है, इसे देखना है। लो, इसमें मैं CV की वैल्यू रखूँगा पुट। देखो, अगर मैं इसमें से इसको लिख रहा हूँ डायरेक्टली, क्या लिख रहा हूँ? लो, क्या मैं डेल Q इक्वल टू लिख सकता हूँ, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए चल रहा है, M मास, CV की वैल्यू अभी निकाली क्या आई थी? R अपॉन गामा माइनस 1, बिल्कुल आई थी, कोई दिक्कत नहीं। CV की जगह
आर अपन गामा माइनस 1 रख दिया, ठीक है। और ये टेम्परेचर डिफरेंस चल रहा है T2 माइनस T1, बहुत अच्छे। प्लस क्या एम आर T1 माइनस T2 चल रहा है, एम आर T1 माइनस T2, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाई n माइनस 1। क्या मैं इसमें से एम आर T1 माइनस T2 इसको कॉमन निकाल लूँ पूरे को? देखते रहना कि मैं डेल क्यू, मैं ये वाले पूरे टर्म को कॉमन निकालना चाहता हूँ, इधर देखते रहना, एम आर T1 माइनस T2 कॉमन निकालना चाहते हैं, डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ठीक है। तो इसकी जगह तो 1 बच गया, 1 लिख दिया। यहाँ पे से एम आर कॉमन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। T1 माइनस T2 कॉमन निकाला, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा होगा तो माइनस लिख देंगे, बहुत अच्छा। तो अगर ये n माइनस 1 कॉमन चल रहा है, एक मिनट होल्ड कर, इधर से T1 माइनस T2 कॉमन लिया, यहाँ पे T1 माइनस T2 कॉमन लिया, तो यहाँ माइनस कॉमन आएगा, तब T1 माइनस T2 आएगा, तो ये माइनस साइन आ गया, ठीक है। उसके बाद n माइनस 1 कॉमन नीचे से लेंगे, तो n माइनस 1 नहीं है यहाँ पे, तो n माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तभी निकलेगा, तो ऊपर n माइनस 1 का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 का ऊपर प्रोडक्ट हो गया, बहुत अच्छे। नीचे क्या चल रहा है, गामा माइनस 1 चल रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ डेल क्यू इक्वल टू एम आर T1 माइनस T2, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाई n माइनस 1, बहुत अच्छे। क्या मैं यहाँ प्रोडक्ट करूँगा एलसीएम लेके, गामा माइनस 1, तो इसको लिख सकता हूँ गामा माइनस 1 माइनस के n प्लस 1, बहुत अच्छे। देखो प्रोडक्ट कर लो, माइनस n प्लस 1, 1 से 1 को तबाह कर दो, लो। मैं लिख सकता हूँ डेल क्यू, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए चल रहा है, एम आर T1 माइनस T2, और यहाँ पे आ गया गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1, और यहाँ पहले से ही n माइनस 1 चल रहा है। इधर देखना, क्या मैं एम आर T1 अभी हमने देखा था, कहाँ गया आइडियल गैस के लिए, इधर देखना, क्या मैं P1 V1 को लिख रहा था एम आर T1, बहुत अच्छे। अभी मैं P2 V2 को भी क्या लिख रहा था, एम आर T2। देखो बार बार चीज़ हमें लिखनी पड़ती है, फिर मिटानी पड़ती है, और इसी तरह बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, टाइम भी वेस्ट होता है। अभी हमने ये लिखा था, क्या मैं एम आर T1 की जगह P1 V1 लिख दूँ? लिख दो सर, लो। क्या मैं डेल क्यू इक्वल टू P1 V1 लिख दूँ एम आर T1 की जगह, माइनस एम आर T2 की जगह P2 V2 लिख दूँ, बहुत अच्छे, और डिवाइडेड बाई n माइनस 1, बहुत बढ़िया, इनटू क्या मैं गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 लिख दूँ, बहुत बढ़िया। क्या मैं लिख सकता हूँ डेल क्यू, क्या ये जो वैल्यू है, देखते रहना, क्या ये पॉलीट्रॉपिक वर्क है क्या, बहुत बढ़िया, ये पॉलीट्रॉपिक क्या है, वर्क, कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क की वैल्यू है, बहुत अच्छे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इतना फैक्टर का मल्टीप्लाई पॉलीट्रॉपिक वर्क में कर दो तो हमारा हीट इंटरेक्शन आ जाएगा, कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अगर मुझे हीट ट्रांसफ़र चाहिए तो वो इतना आएगा, ठीक है। तो मैं तुरंत लिख दूंगा गामा माइनस n डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू डेल डब्ल्यू, क्या पॉलीट्रॉपिक, बहुत बढ़िया। क्या इस तरह से क्लियर है? और ये आ गया हमारा रिजल्ट, हीट ट्रांसफ़र इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और इसको स्टार मार्क कर लेना। एसएससी जेई चुन्नू मुन्नू से जितने भी पेपर होते हैं छोटे मोटे से, उनमें तो ये क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर की वैल्यू क्या होगी। कैसे घुमाएगा क्वेश्चन, यहाँ कभी ऊपर गामा माइनस 1 लिख देगा, नीचे गामा माइनस n, कभी गामा माइनस n अपॉन n माइनस 1 कर देगा, यहाँ वर्क पॉलीट्रॉपिक चल रहा होगा। इस तरह से हमको रिजल्ट याद रखना है। वेयर गामा क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, n क्या है, नहीं गामा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स, n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहना, इधर देखते रहो, मजा आने वाला है। हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ये वाला वर्क निकाल लिया, वो हीट ट्रांसफ़र निकाल लिया। क्या था कि हीट ट्रांसफ़र फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, डेल क्यू फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या है कि गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 इंटू वर्क ट्रांसफ़र फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वर्क तो हमें पता ही है, और वर्क की वैल्यू हमें पता है क्या है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। वेयर गामा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स, एडियाबेटिक इंडेक्स, बहुत अच्छी। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, सब जानते हैं, गामा इक्वल टू 1.41 होता है एडियाबेटिक इंडेक्स, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे n क्या है, n है हमारा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अगर कोई भी प्रोसेस दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने बोला है कोई भी प्रोसेस, क्या प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, उसने बोला है PV की पावर 1.2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो प्रोसेस है कौन सी है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, अंदर ही बता देगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसमें n की वैल्यू क्या है 1.2, बहुत अच्छे। n की वैल्यू क्या है 1.2, बहुत बढ़िया। बोलेगा हमको तो हीट ट्रांसफर बताओ पॉलीट्रॉपिक का,
बहुत बढ़िया। वर्क तो निकाल लेंगे, हमें P1 V1 P2 V2 ये वैल्यू दे रखी होंगी, इससे वर्क निकाल लेंगे। तो क्या मैं गामा तो हम जानते हैं 1.4 माइनस n करूँगा 1.2 और डिवाइडेड बाई 1.4 माइनस के 1, ये एक फैक्टर होगा, इनटू वर्क पॉलीट्रॉपिक कर देंगे तो हमारी हीट ट्रांसफर आएगी पॉलीट्रॉपिक की। इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मज़ा आ गया? बिल्कुल आ गया। तो हमने देखा आज हीट इंट्रैक्शन सारी प्रोसेस के लिए देख लिया, जितनी भी प्रोसेस थी, बहुत ही मज़ेदार था। क्या इतना क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट की बात करता हूँ पॉलीट्रॉपिक के लिए, वो क्या होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज के लिए क्या है, इतना ही बहुत है। बहुत है इतना? बिल्कुल है। तो उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें पसंद आई होंगी। आज का जो लेक्चर है सबको पसंद आएगा। सारा मैथमेटिकल था, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख लिया। ठीक है, जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं उनसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि पहले स्टार्टिंग से लेक्चर देखना शुरू करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप टाइम टू टाइम वीडियो देखते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। अभी जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो कोई भी जिसकी अच्छी सी हैंड राइटिंग हो, मुझे एक बार मेल पे नोट्स सेंड कर देना। हो सके तो मेरा मेल आईडी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर देना कि सर मैंने नोट्स बना लिए, कहाँ पे सेंड करने, तो मैं आपको मेल आईडी सेंड कर दूँगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर, जुड़े रहो हमारे साथ। बोलो सर क्या बोल गए? कोई बात नहीं, जो भी बोल गए सुन लेना दोबारा रिपीट करके। ठीक है, इसी तरह हंसते रहना है। लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज करना है, पढ़ाई करनी है, आग लगा देनी है, जी जान से मेहनत। सिलेक्शन तभी होगा जब तुम्हारी मेहनत होगी। तुम्हारी मेहनत ही सिलेक्शन की तरफ ले जाएगी, तुम्हारी मेहनत से ही सिलेक्शन होगा। हम तो यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। कोई भी टीचर, हम क्या, कोई भी टीचर किसी से भी पढ़ लो, वो आपको गाइड कर सकता है, कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो बिना कोचिंग के पढ़ जाते हैं, सिर्फ नोट्स अरेंज करते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, उनके कंसेप्ट पहले से क्लियर है। बस उन्हें नोट्स दे दो, वो नोट्स के सहारे पढ़ जाएंगे और वो क्या है, सिलेक्शन पा लेते। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स की कैटेगरी बहुत कम है, 4-5-10% ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी के एवरेज स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, बिलो एवरेज थोड़े से और कम है। क्लियर है ना? तो इस तरह से हमको क्या है, चीज़ों को पढ़ते रहना है, जुड़े रहना है इस चैनल के साथ। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। देख रहे हो किसी न किसी दिन तो आग लग जाती है। जिस दिन पूरा मूड होता है उस दिन तो क्या है, मज़ा ही आ जाता है। किसी दिन ऐसा लगता है कि चलो मोटिवेशन तो नहीं है, बट फिर भी कुछ बच्चों की तो हेल्प करनी है, उसके लिए पढ़ाओ। तो अंदर से क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए, तभी तो हम पूरा एनर्जी लगा पाएंगे पढ़ाने में। समझ आ रही ना? पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे तो आउटपुट भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, 100% ज़्यादा आएगा। क्या इतना क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी कंट्रीब्यूशन वाली बात है तो क्या है, ज़्यादा मुझे कहना ना पड़े, आप लोग खुद ही समझदार हो। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करो ताकि आपको क्या है, जल्दी से जल्दी आपको इम्प्लीमेंट नज़र आ जाए। तो अभी तक 3-4 लोगों का ही, 4-5 लोगों का ही कंट्रीब्यूशन आया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चीज़ों को समझेंगे और मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। मुझे आपका पैसा कंट्रीब्यूशन का रखना नहीं है, मुझे उसको कहीं ना कहीं सेट करना है, कहीं मैनेज करना है। ये क्लासेस कंटिन्यूसली चलने वाली है 4-5-6 महीने। ठीक है ना? तो हम इस छोटे बोर्ड पे ज़्यादा मैनेज कर नहीं पा रहे। मैं एक ही सब्जेक्ट में मुझे ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं क्यों थ्योरी पढ़ाई जा रहा हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस कब कराऊंगा? जब मुझे लगने लगा है तो तुमको तो और ज़्यादा लगना चाहिए। क्यों? तैयारी तुम कर रहे हो, तुमको कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो तुमको प्रैक्टिस भी क्या है, बहुत ज़्यादा करनी है। ज़बरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, ऐसे कमेंट करते हैं लोग, मज़ा आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर मिलते हैं कल सुबह 9 बजे और 10 बजे। 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 10 बजे थर्मोडायनामिक्स। आज के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।